हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोर्स वर्डनी। तो आज हम देखेंगे लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोम क्या होता है। तो लाइसोसोम आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल है जो कहाँ होता है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनके साइटोप्लाज्म में जो साइटोसोल होती है उनमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो हम लाइसोसोम को देखेंगे, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में कि जो लाइसोसोम है उनकी खोज किसने की थी। नेक्स्ट है बायोजेनेसिस, तो जो लाइसोसोम का बायोजेनेसिस कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर आगे है टाइप्स, जो लाइसोसोम है उनके कौन कौन से टाइप्स है। पहला है प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंड है सेकेंडरी लाइसोसोम। उसके बाद हम देखते हैं लाइसोसोमल डाइजेशन ऑफ मटेरियल, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर जो भी मटेरियल होती हैं उनका जो डाइजेशन है वह लाइसोसोम में कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इन्हें जो डाइजेशन है उसे दो क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, हेट्रोफेगी, और सेकंड क्या है, ऑटोफेगी। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। फिर लास्ट है फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, कि जो लाइसोसोम है उनके क्या क्या फंक्शंस हैं और कैसे ये हमारे जो भी सेल की जो एक्टिविटीज़ होती है उन्हें किस तरीके से करता है। फर्स्ट है इसका इंट्रोडक्शन की जो लाइसोसोम होता है वह क्या है, सेल ऑर्गेनेल है और ये कहाँ पाया जाता है। जो भी एनिमल सेल्स होती हैं उनके क्या है, जो भी साइटोसोल होती है उनमें यह लाइसोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होती हैं। और ये कैसा ऑर्गेनेल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वह किस टाइप का होता है, स्फेरिकल वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी इस तरीके से। ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वह किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और लिपोप्रोटीन कितना होता है, 500 नैनोमीटर की लिपोप्रोटीन्स की बनी हुई एक मेम्ब्रेन होती है। और इसका अगर हम साइज़ देखेंगे तो ये क्या होगा, 0.2 से 0.5 म्यू माइक्रोन होती है। तो यह हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर होता है, यानी जो इसका स्ट्रक्चर है वह क्या होगा, डिफरेंट देखने को मिलता है, वेरी इन शेप एंड साइज। जो लाइसोसोम है वह क्या है, इनका शेप और जो साइज होता है वह क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो लगभग हम देखेंगे तो इसका साइज कितना है, 0.2 से 0.5 म्यू माइक्रोन होता है। स्फेरिकल वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। डेंस मैट्रिक्स, यानी जो इसका मेम्ब्रेन है वह क्या होता है, एक डेंस मैट्रिक्स को क्या करता है, इनक्लोज करता है, यानी घेरे हुए रहता है। डेंस मैट्रिक्स होता है जिससे हमें यह कैसे दिखाई देता है, सॉलिड दिखाई देता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आउटर जोन होती है उसमें क्या होता है, वेरी डेंस होता है, वेरी डेंस मैट्रिक्स हो सकता है। और जो इसका सेंट्रल मास होता है, सेंट्रल मास, ये क्या हो सकता है, लेस डेंस में इस तरीके से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लाइसोसोम होता है इसका इंटरनल जो पीएच होता है वह कितना होता है, 5 होता है। वहीं अगर हम देखें कि जो लाइसोसोम के बाहर क्या होगा, साइटोसोल होगा, तो जो साइटोसोल का पीएच होता है वह कितना होता है, लगभग 7.2 होता है। तो साइटोसोल की अपेक्षा जो लाइसोसोम का इंटरनल पीएच क्या होता है, कम होता है। तो ये क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। और इस जो लाइसोसोम का जो मैट्रिक्स है, यानी लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं, वाइड रेंज में पाए जाते हैं, यानी जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो लगभग 14 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम इनमें पाए जाते हैं। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या क्या हो सकते हैं, प्रोटीएजेस, न्यूक्लिएजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस, लाइपेज और बहुत सारे जो भी 40 डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है ये क्या करता है। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वह विभिन्न प्रकार की जो एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर जो भी मटेरियल्स होती हैं, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होती है, उनको डाइजेशन में हेल्प करता है। उनको क्या करता है, उनका डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यानी उसके डाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो इसमें हम देखते हैं कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है वह क्या करती है, कम पीएच पर ही क्रिया करती है। यानी जब इसका पीएच कितना होगा, एसिडिक होगा और पीएच लगभग 5 होगा, तभी यह एंजाइम क्या करेगा, कार्य करेगा। और जब पीएच मान इसका बढ़ जाता है तो यह जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होगा वह कार्य नहीं करता है। यह सभी क्या होते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस होते हैं। क्यों? क्योंकि यह एसिडिक इन्वायरमेंट में ही क्या करते हैं, काम करते हैं और विभिन्न प्रकार के जो सब्सटेंसेस हैं उनका क्या करते हैं, जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होती हैं उनका डाइजेशन करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती हैं वह विभिन्न प्रकार के बॉन्ड को ब्रेक कर सकती है। जैसे क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, एस्टर हो गया, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया, ईथर हो गया। तो यह सभी जो बॉन्ड होते हैं उन्हें ब्रेक कर सकते हैं और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होती हैं उन्हें स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगी उन्हें क्या कर देंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि जब यह जो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो क्या होता है, H2O बनता है यानी वाटर बनता है। तो जब इस मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, तो यह किनका यूज़ करते हैं, जो एंजाइम होती हैं वो क्या कहते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। और इन जो बॉन्ड्स होती हैं उन्हें ब्रेक करने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं और इन्हें यानी हाइड्रोलिसिस करते हैं। उनका हाइड्रोलिसिस के लिए क्या करते हैं, उत्प्रेरित करने का काम करते हैं, जिससे यह जो बॉन्ड है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वह विभिन्न प्रकार के जो सब्सटेंसेस हैं उनके डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और यही इनका क्या है, यूनिक फीचर होता है। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन आयन एटीपेज। ठीक है, तो इसका जो पीएच है वो क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए। किसकी अपेक्षा, साइटोसोल की अपेक्षा। तो इसमें क्या होता है कि जो लाइसोसोम की झिल्ली होती है, यानी जो झिल्ली होती है उनमें क्या होती हैं, एटीपी डिपेंडेंट पंप होते हैं, प्रोटॉन पंप इस तरीके से यहाँ पे पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन एटीपेज कहते हैं। और ये क्या है, एटीपी डिपेंडेंट होती है, यानी इसकी प्रोसेस के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। और ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। हम देखते हैं कि एक्टिव प्रोसेस क्या होता है, जिनमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो ये एटीपी का यूज़ करके क्या करता है, एक एटीपी का यूज़ करके जो भी हाइड्रोजन आयंस होती हैं यानी जो प्रोटॉन्स होती है उनको कहाँ से, जो साइटोसोल है वहाँ से जो लाइसोसोम का ल्यूमेन होता है वहाँ पे क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। यानी हाइड्रोजन जो पंप होती हैं क्या, हाइड्रोजन आयन एटीपेज, इनकी हेल्प से यहाँ का जो हाइड्रोजन है या प्रोटॉन है वह कहाँ चला जाता है, लाइसोसोम के ल्यूमेन में चला जाता है, जिससे यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयंस होती है उनका एक्यूमुलेशन होता है, यानी उनका संचय हो जाता है और यहाँ का पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है इनकी हिस्ट्री के बारे में कि जो लाइसोसोम है उन्हें सबसे पहले जो क्रिश्चियन डी ड्यूस थे इनके द्वारा 1949 में क्या गया था, रिपोर्ट किया गया था। और इन्हें जो लाइसोसोम नाम कब दिया गया है, 1955 में इन्हें लाइसोसोम नाम दिया गया। तो ये हो गया इनके हिस्ट्री के बारे में। फिर नेक्स्ट है बायोजेनेसिस कि जो लाइसोसोम है उनका जो ओरिजिन है वह किससे किससे लिंक्ड हो सकता है। तो उसमें हम देखते हैं फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मिंग पिनोसोम्स और पिनोसाइटिक वैक्यूल्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह किसका फॉर्मेशन करती है, जो पिनोसोम्स हो गया या पिनोसाइटिक वैक्यूल्स का। फिर नेक्स्ट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग सिक्रीटरी वेसिकल्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह किसका फॉर्मेशन किया जाता है, सिक्रीटरी वेसिकल्स का। ग्रेनुअल ईआर, तो ग्रेनुअल ईआर तो हम देखते हैं कि जो RER होता है क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होती हैं, तो जो राइबोसोम प्रेजेंट होती हैं तो इनके द्वारा जो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स ग्रेनुअल्स होती हैं, जो भी सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं वो कहाँ डिस्चार्ज होती हैं, ER की जो कैविटी होती है उनमें क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। यानी कौन, ये प्रोटीन्स। और इसके बाद जो प्रोटीन्स होती है वह कहाँ चले जाती हैं, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली जाती है। कहाँ जाएगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम में। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है वहाँ पे ये सभी जो एंजाइम्स होती हैं वह क्या हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं, एक जगह पर केंद्रित हो जाती है, जो किसके रूप में होती है, या तो स्टोरेज ग्रैनुअल्स कह सकते हैं, या प्राइमरी लाइसोसोम में क्या होती हैं, स्टोर होती है। स्टोरेज ग्रैनुअल्स और प्राइमरी लाइसोसोम। तो इनमें क्या होते हैं, जो भी एंजाइम होती है वह क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अभी हमने देखा कौन कौन से जो 14 डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है वह प्रेजेंट होती हैं। तो ये इसका क्या हो गया, बायोजेनेसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके टाइप्स के बारे में। तो जो लाइसोसोम क्या होता है, यह डायनेमिक होता है। लाइसोसोम आर एक्सट्रीमली डायनेमिक एंड सो पॉलीमॉर्फिज्म। तो लाइसोसोम में हम देखते हैं कि ये क्या होती हैं, एक्सट्रीमली डायनेमिक होती हैं, और ये क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। यानी पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा, बहुरूपता। तो जो सेल के अंदर जो लाइसोसोम होती है वह क्या होती है, मल्टीपल फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकती है। मल्टीपल फॉर्म्स जैसे हम देखते हैं क्या हो गया, प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम में क्या होता है, जो भी मटेरियल जिनका क्या करना है, डाइजेशन करना है, वो क्या होती है, इस लाइसोसोम में प्रेजेंट नहीं होती। यानी जो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन के लिए जो मटेरियल होता है वह प्राइमरी लाइसोसोम में प्रेजेंट नहीं होता है। और जो सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होता है, जो भी मटेरियल को हमें क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, उसके लिए क्या होती हैं, या तो उनका डाइजेशन हो चुका होता है या चल रहा होता है। तो यह क्या कहलाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम। अभी हमने देखा क्या, बायोजेनेसिस, कि लाइसोसोम किससे बनते हैं। तो जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं उनके द्वारा किनका फॉर्मेशन किया जाता है, सीक्रेटरी वेसिकल्स। तो यह क्या होती हैं, पहले तो प्राइमरी फॉर्म में होती हैं, यानी यह प्राइमरी लाइसोसोम होती है जिनमें किसी प्रकार का कोई मटेरियल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इनमें क्या होती है, यह उस मटेरियल के साथ जाकर मिलते हैं जिन्हें क्या करना है, हमें डाइजेस्ट करना होता है। तो ये क्या में चेंज हो जाती हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम में चेंज हो जाती है। तो यह क्या हो गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इस तरीके से मल्टीपल फॉर्म्स शो कर रही है। तो ये क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म दर्शाता है। अब हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर क्या होगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कोई भी पदार्थ जो क्या हो रहा है, सेल के बाहर से आ रहा है और उनका डाइजेशन कहाँ होना है, लाइसोसोम में। तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। और ऐसे मटेरियल जो क्या है, सेल के अंदर ही प्रेजेंट है और उनका डाइजेशन करना है। तो ये क्या हो गया, इंट्रासेलुलर मटेरियल। तो जो इंट्रासेलुलर होती है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी मटेरियल्स होती है, इन दोनों के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, लाइसोसोम ही हेल्प करता है। और उसके लिए दोनों जो भी एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर मटेरियल्स होती हैं उनके डाइजेशन के लिए लाइसोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हो गई प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। अब नेक्स्ट है लाइसोसोमल डाइजेशन ऑफ मटेरियल। तो जो लाइसोसोमल डाइजेशन ऑफ मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू, जो भी मटेरियल्स होती हैं उनका डाइजेशन लाइसोसोम में होता है। तो यह इनको दो प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला होता है हेट्रोफेगी एंड दूसरा है ऑटोफेगी। तो ये क्या होता है, हेट्रोफेगी में क्या होता है कि जो भी सेल के बाहर से, यानी जो बाहरी इन्वायरमेंट है वहाँ से जो भी मटेरियल्स कहाँ लाया जाता है, सेल के अंदर कहाँ, लाइसोसोम में लाया जाता है। और यहाँ पे उनका क्या होता है, डाइजेशन होता है, उनका डिग्रेडेशन होता है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, हेट्रोफेगी कहलाती है। तो हेट्रोफेगी के टू पाथवेज होती हैं जिनके माध्यम से जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस हैं, क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल या सब्सटेंसेस जो होती हैं
उनका डाइजेशन होता है और यह 2 पाथवेज में होता है। पहला क्या है फैगोसाइटोसिस और दूसरा क्या है पिनोसाइटोसिस। इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा क्या है ऑटोफेगी। तो ऑटोफेगी में क्या होता है यह इंट्रासेल्यूलर जो भी मटेरियल्स होती है उनका डाइजेशन कहते हैं, इंट्रासेल्यूलर सब्सटेंसेस। तो इसमें क्या होता है जो लाइसोसोम होती है उनमें किनका डाइजेशन होता है, यानी कोई भी साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होती हैं उनका डाइजेशन यहाँ पे होता है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है ऑटोफेगी कहलाती है, यानी सेल के अंदर कोई भी कंपोनेंट क्या हो गया वो ख़राब हो गया, डैमेज हो गया है, तो उनका डाइजेशन कहाँ पे हो जाता है लाइसोसोम में हो जाता है। तो इनके लिए 3 पाथवेज हैं जिनके माध्यम से ऑटोफेगी की प्रोसेस होती है। फर्स्ट है मैक्रो ऑटोफेगी, फिर दूसरा है माइक्रो ऑटोफेगी एंड थर्ड है चैपेरॉन मेडिएटेड ऑटोफेगी। लाइसोसोम में आगे हम देखते हैं कि जो डिग्रेडेशन की प्रोसेस होती है वह किस तरीके से होती है। तो हमने देखा है हेट्रोफेगी और ऑटोफेगी। तो जो हेट्रोफेगी होती है वह क्या होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंसेस का डाइजेशन करती है। तो इनमें कौन कौन से हो जाएंगे पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। और एक ये इनमें तीनों अलग अलग पाथवेज दिखाए गए हैं जिनके माध्यम से क्या होता है जो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर सब्सटेंसेस है मटेरियल है उनका लाइसोसोम में डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, और यह क्या होती हैं जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वह स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाती हैं और यह फिर पुनः दूसरे जो भी जो भी सेल के अलग जो कंपोनेंट्स होती है उनके बनाने में क्या करती है हेल्प करती हैं। तो इसमें हम देखते हैं हेट्रोफेगी। तो हेट्रोफेगी में क्या है फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस कैसे होती है, तो जो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे जो लाइसोसोम है तो यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, फैगोसाइटिक सेल्स, तो फैगोसाइटिक सेल्स में क्या क्या हो सकती हैं जैसे मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। तो यह फैगोसाइटिक सेल्स क्या हैं, यह फैगोसाइटिक सेल्स एक प्रकार की क्या होती है इम्यून सेल होती है जो क्या करती है जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है यानी जो बाहर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो भी मटेरियल आता है उन्हें क्या करती है इंजेस्ट करने में क्या करती है हेल्प करती है, उनमें इंजेस्ट करने की क्या होती है एबिलिटी होती है। और यह क्या कर सकती है जो फॉरेन सब्सटेंसेस है यानी उन्हें किल कर सकती है और जो डेड सेल्स होती है उन्हें रिमूव कर सकती है। तो इसमें जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है उनमें क्या करती हैं जो फैगोसाइटिक सेल्स, इनमें कौन कौन से हो गए जैसे माइक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, इसके अलावा और भी सेल्स हैं। इन सेल की जो सेल्स होती हैं इनकी हेल्प से क्या होता है जो फॉरेन पार्टिकल्स जो बाहर है सेल के बाहर से आ रहा है, तो जो फॉरेन पार्टिकल्स लार्ज पार्टिकल्स हैं उन्हें क्या करती है इन सेल्स के माध्यम से इंगल्फ किया जाता है। इंगल्फ यानी इन्हें निगलना। तो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उन्हें इंगल्फ किया जाता है और यहाँ पे क्या होता है सिंगल मेम्ब्रेन जनरेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं फैगोसोम कहते हैं। यानी एक सिंगल मेम्ब्रेन यहाँ पे जनरेट हो रहा है जो क्या कहलाते हैं फैगोसोम कहलाती है और इसके अंदर ही जो भी लार्ज पार्टिकल्स होती हैं। और यह क्या होती है जो लाइसोसोम होती है उनके साथ क्या कहती हैं फ्यूज हो जाती हैं और फेगोलाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाती हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है जो भी पार्टिकल्स होती हैं उनका डिग्रेडेशन हो जाता है और वो क्या हो जाती है स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाती हैं। तो ये क्या होगी फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस। उसके बाद हम देखते हैं पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस में क्या होता है फैगोसाइटोसिस में हमने देखा कि कोई भी लार्ज पार्टिकल्स हो सकता है, लेकिन जो पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है इनमें क्या होती है जो फ्लूइड सब्सटेंसेस होती हैं उनका इंगल्फ किया जाता है, फ्लूइड सब्सटेंसेस। तो ये जो फ्लूइड सब्सटेंसेस होती है वह क्या होंगी जो स्मॉल पिनोसाइटिक सेल्स होती हैं उनके द्वारा इनका क्या किया जाता है इंगल्फ
किया जाता है। और जो भी इसकी वेसिकल्स होती है यानी जो पिनोसाइटिक सेल्स की वेसिकल्स होती है उनके अंदर क्या होती है, फ्लूइड सब्सटेंसेस होती हैं। अब ये क्या करती हैं, वेसिकल्स किसकी ओर मूव करेंगी, एंडोसोम की ओर मूव करती हैं। अब इनमें एंडोसोम क्या होता है, एंडोसोम हम देखते हैं कि यह क्या है, स्मॉल सॉर्टिंग ऑर्गेनल है, सॉर्टिंग ऑर्गेनल है, जो क्या करता है, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क्स होती हैं, वेसिकल्स हैं, गोल्जी बॉडी है और जो लाइसोसोम है, इन सब में इनमें जो प्रोटीन्स है, लिपिड है, उनकी ट्रैफिकिंग को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। और इनमें लाइसोसोम में ये क्या करता है कि जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस है उनको इंट्रा सेलुलर पार्ट में लाने या जो इंट्रा सेलुलर डोमेन है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, यह हेल्प करता है, उससे रिलेटेड होता है। तो ये क्या हो गई, जो वेसिकल्स है जिनमें क्या है, फ्लूइड सब्सटेंसेस है, ये क्या हो जाते हैं, एंडोसोम्स की ओर मूव करते हैं और इसके बाद लास्ट में क्या होती हैं, लेट एंडोसोम बनाती हैं। अब यह जो लेट एंडोसोम होता है वह किसके साथ फ्यूज हो जाता है, जाके लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है। और इनमें लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाने के पश्चात क्या होता है, जो भी सब्सटेंसेस होती हैं उनका क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, पिनोसाइटोसिस। क्या है, जो एंडोसोम होता है वह क्या होता है, लाइसोसोम के साथ मिलकर एंडोलाइसोसोम बनाता है, एंडोलाइसोसोम बनाता है। और यह क्या होती हैं, जो एंडोसाइटिक सब्सटेंसेस होती हैं, एंडोसाइटोज्ड सब्सटेंसेस, जो पिनोसाइटिक सेल्स को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटिक सेल्स भी कहते हैं। तो एंडोसाइटोज्ड सब्सटेंसेस क्या, जिनका यहाँ पे इंटरलाइज किया गया है, जो किनके द्वारा, पिनोसाइटिक सेल्स के द्वारा। तो जो एंडोसाइटोज्ड सब्सटेंसेस होती है वह क्या होती है, लास्ट में इनका यहाँ पे लाइसोसोम में डिग्रेडेशन हो जाता है, ये यहाँ पे समाप्त हो जाती हैं। तो यह पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, पिनोसाइटोसिस। तो हमने देखा हेट्रोफेगी के अंतर्गत दो प्रोसेस आती हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होगा, लार्ज पार्टिकल्स होती हैं उनका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। लेकिन जो फ्लूइड सब्सटेंसेस होती हैं उनका क्या होता है, विभिन्न माध्यमों से क्या होता है, लाइसोसोम में पहुंचते हैं और वहाँ पे उनका डिग्रेडेशन होता है, वह टूटते हैं। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, पिनोसाइटोसिस। उसके बाद सेकेंड हम देखते हैं ऑटोफेगी के बारे में। तो ऑटोफेगी क्या होता है, ऑटोफेगी के द्वारा जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस होती है उनका डिग्रेडेशन किया जाता है। तो ऑटोफेगी एक ऐसी प्रोसेस है जिनमें क्या होता है, कोई भी साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट जो क्या हो जाते हैं, अननेसेसरी, अनावश्यक, या जो इनका कोई कार्य नहीं होता या जो डैमेज हो जाते हैं, तो इन सब का डिग्रेडेशन ऑटोफेगी की प्रोसेस के द्वारा होता है। तो इनमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होता है उनका डिग्रेडेशन हो जाता है और जो भी पार्टिकल्स यानी जो भी मॉलिक्यूल्स यानी जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं उनका फिर से रीयूज़ किया जाता है, उनका रिसाइकलिंग किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं ऑटोफेगी में तीन पाथवे हैं, पहला माइक्रो ऑटोफेगी, दूसरा माइक्रो ऑटोफेगी एंड तीसरा है चैपेरॉन मेडिएटेड ऑटोफेगी। तो ऑटोफेगी की प्रोसेस में क्या होता है, ऑर्डरली डिग्रेडेशन होता है और जो भी डिग्रेडेशन के बाद उनका क्या होता है, रिसाइकलिंग किया जाता है। तो रिसाइकलिंग में हम देखते हैं कि जैसे कोई भी साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स क्या हो गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या कोई भी अदर कंपोनेंट्स, इनका क्या करना है, डिग्रेडेशन करना है। तो यह ऑटोफेगी की प्रोसेस के द्वारा कहाँ जाएगा, लाइसोसोम में जाएगा और वहाँ पे क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसके टूटने से जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, जैसे क्या हो सकते हैं, एमिनो एसिड 3 जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर हम देखेंगे तो क्या होते हैं, तो एमिनो एसिड्स, लिपिड और क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो यह इन सब में टूट जाते हैं। तो इनका सेल क्या करता है, या तो एनर्जी के लिए यूज़ कर सकता है, सेल एनर्जी के रूप में यूज़ करता है, या फिर विभिन्न प्रकार के जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होती हैं,
मैक्रो मॉलिक्यूल होती हैं उनको बनाने के लिए इनका यूज कर लेता है। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाती है, रिसाइकलिंग हो जाती है। जैसे अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बना सकते हैं, प्रोटीन्स, उसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड से क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके से इनका क्या हो जाता है, जो कैटाबॉलिक प्रोडक्ट होती है उनका फिर से रीयूज़ हो जाता है। तो ऑटोफेगी की प्रोसेस में हम देखेंगे तो इनमें जो फर्स्ट है मैक्रो ऑटोफेगी, तो इनमें 4 स्टेप्स हैं। पहला है सिक्वेस्ट्रेशन, दूसरा है ट्रांसपोर्ट टू लाइसोसोम, तीसरा है डिग्रेडेशन और चौथा है यूटिलाइजेशन ऑफ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। पहला क्या है, सिक्वेस्ट्रेशन यानी अलग करना। जो भी कंपोनेंट है जिन्हें हमने तोड़ना होता है उसे सबसे पहले अलग किया जाता है। ट्रांसपोर्ट टू लाइसोसोम, लाइसोसोम में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर उनका डिग्रेडेशन, डिग्रेड किया जाता है, उन्हें तोड़ दिया जाता है। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। जैसे अभी मैंने बताया कि जो भी प्रोडक्ट यानी जो कैटाबॉलिक प्रोडक्ट बनते हैं उनका फिर से उन्हें यूटिलाइज कर लिया जाता है, उनका यूज़ कर लिया जाता है। तो ये हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। तो इसमें ऑटोफेगी की प्रोसेस में हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है। इनमें फैगोफोर का फॉर्मेशन होता है। फैगोफोर कहाँ बनता है, ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म में बनता है। और जो भी साइटोप्लाज्म होती हैं यानी जो भी कंटेंट होती हैं, यहाँ जो भी मटेरियल है उसको इस तरीके से क्या करता है, सराउंड्स करते जाता है। और फैगोफोर कैसा होता है, कप शेप्ड में होता है और डी नोवो स्ट्रक्चर बनाता है। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में। और इस तरीके से कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है और धीरे धीरे यह जो भी कंपोनेंट्स होती हैं जिनका क्या करना है, डिग्रेडेशन करता है, उनको इस तरीके से इंगल्फिंग करता है, उन्हें निगलता है और उसके बाद इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, जो क्या कहलाता है, ऑटोफेगोसोम कहलाता है। और ऑटोफेगोसोम कहलाता है। और ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होते हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब जो ऑटोफेगोसोम होता है वह किसके साथ जाके फ्यूज़ हो जाता है, एंडोसोम के साथ। एंडोसोम अभी मैंने बताया क्या होता है, तो यह किससे फ्यूज़ हो जाएगा, एंडोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है। अब एंडोसोम के साथ फ्यूज हो जाने के बाद जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्फियोसोम। ठीक है, एंडोसोम के साथ फ्यूज़ हो जाने के बाद यह क्या बनाता है, एम्फियोसोम बनाता है। अब जो एम्फियोसोम होता है वह क्या होता है, लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है। लाइसोसोम में क्या होते हैं, विभिन्न हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होती हैं जिनके द्वारा इनका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। अब लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाने के बाद यह क्या बनाता है, ऑटोलाइसोसोम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑटोलाइसोसोम। अब इसमें क्या होता है, इनके साथ फ्यूज होने से जो इनका ऑटोफेगोसोम था, इनका जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, इनका ब्रेक डाउन हो जाता है और अब ये सिंगल मेम्ब्रेन ही रहता है। अब यह क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, टूट जाता है और जो भी एंजाइम प्रेजेंट होती हैं वह उनके द्वारा क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। तो जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होता है उनका एंजाइम के द्वारा क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है और फिर पुनः यह क्या होती है, ऑटोलाइसोसोम क्या होता है, इनका फिर से रिफॉर्मेशन होता है, यानी उसके बाद फिर से यह प्रोसेस होती है और यह जो भी कैटाबॉलिक जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका क्या रहता है, यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है। तो यह पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑटोफेगी कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रो ऑटोफेगी के बारे में। तो जो माइक्रो ऑटोफेगी है इनका यूनिक फीचर क्या है कि इनमें जो भी साइटोसोलिक मटेरियल होती हैं, साइटोसोलिक मटेरियल होता है उनका डायरेक्ट इंगल्फमेंट होता है, यानी उन्हें डायरेक्ट लाइसोसोमल जो मेम्ब्रेन होती हैं, लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है इनमें इन्वेजिनेशंस या जो प्रोट्रल्सन्स होती हैं, जो भार होती हैं, उनके माध्यम से उनका इंगल्फमेंट किया जाता है और फिर उनका डिग्रेडेशन किया जाता है। तो ये क्या होती है, जो भी प्रोट्रल्सन्स होती हैं, इन्वेजिनेशंस होती हैं, क्या कहते हैं, जो कार्गो प्रोटीन्स होती हैं उनके कैप्चर में हेल्प करती हैं। इनकी सहायता से जो भी साइटोसोलिक मटेरियल्स होती हैं उनका डायरेक्ट इंगल्फमेंट
होता है। उसके बाद हम देखते हैं चैपेरोन मेडिएटेड ऑटोफेगी के बारे में। तो यह क्या होता है, जो चैपेरोन मेडिएटेड ऑटोफेगी या इसे हम कह सकते हैं CME, यह जो सभी प्रकार की सेल्स होती हैं उनमें हर समय यह क्या होता है, एक्टिव होता है। यह एक क्या है, सिलेक्टिव ऑटोफेगी पाथवे है, जिनमें क्या होता है, जो KFERQ इस सीक्वेंस वाले जो प्रोटीन्स होती हैं उन्हें किनके द्वारा, HSC-P8 या HSC-70 के जो चैपेरॉन्स होती है उनके माध्यम से क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है। इसलिए क्या है कि स्पेशल ऑटोफेगी पाथवे है। और टारगेट करने के बाद इन्हें क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट टू लाइसोसोम में इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहाँ पे उनका क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। तो जो लाइसोसोमल डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होते हैं, यानी डिग्रेडेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें क्या किया जाता है, रीयूज़। उन्हें रीयूज़ करने के लिए जो गोल्जी बॉडी है उनमें ट्रैफिकिंग के माध्यम से ले जाया जाता है, या फिर जो लाइसोसोमल एक जो साइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा इन्हें क्या किया जाता है, जो सेल्स होती हैं उनके बाहर रिलीज्ड कर दिया जाता है। तो ये तीनों प्रोसेस हो गई, माइक्रो ऑटोफेगी एंड चैपेरोन मेडिएटेड ऑटोफेगी। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किसका, जो हाइड्रोलेज एंजाइम होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, लाइसोसोम में। हाइड्रोलेज एंजाइम जो कितने टाइप्स की हो सकती हैं, 14 डिफरेंट टाइप्स की जो एंजाइम्स होती हैं वह कहाँ प्रेजेंट होती हैं, लाइसोसोम में। तो यह अलग अलग इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे क्या हो गया, न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस में क्या आ जाएगा, एसिड राइबोन्यूक्लिएजेस। जो कौन से सबस्ट्रेट, ये क्या है, नेचुरल सबस्ट्रेट हैं जिनका डिग्रेडेशन करता है, जैसे क्या हो गया, RNA। उसी में हम देखेंगे एसिड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएजेस जो किसका है, DNA का। उसी तरीके से है प्रोटीएजेस, जिसमें क्या है, कैथेप्सिन जो प्रोटीन्स को तोड़ता है, कोलेजिनेस जो कोलेजन के लिए होता है, और पेप्टाइडेज जो पेप्टाइड्स के लिए होता है। इसी तरीके से क्या होती हैं, जो लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होती हैं, लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, पॉलीसैकेराइड्स हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होती हैं, फॉस्फेटेज होती हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट एंजाइम्स होती हैं जिनकी हेल्प से क्या होता है, इनका माने इन्हें तोड़ने में क्या तोड़ता है, उन्हें डिग्रेड करता है। लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होती है उन्हें स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, उनके बीच जो भी बॉन्ड्स होती हैं उन्हें क्या करता है, ब्रेक करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके फंक्शंस के बारे में कि जो लाइसोसोम है उनका क्या क्या फंक्शंस है। तो हम देखते हैं कि जो लाइसोसोम है वो क्या है, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें फर्स्ट है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो जो स्टार्वेशन पीरियड होती है उसके दौरान जो सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वह अपनी एनर्जी के लिए, यानी अपनी एनर्जी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इनमें जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, फैट्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, इनका क्या किया जाता है, डाइजेशन किया जाता है। इसमें कुछ कंडीशंस के तहत हम देखेंगे क्या होता है कि जो सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं उनका भी डाइजेशन होता है। तो ये क्या हो गया, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। उसके बाद सेकेंड है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है उसके दौरान क्या होता है, विभिन्न प्रकार के सेल्स हैं या जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स होती हैं उनका डाइजेशन किया जाता है। तो इनमें हम एग्जांपल्स देख सकते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला क्या है, जैसे जो एम्फीबियंस होती हैं उनमें क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस के दौरान, यानी जो प्रोसेस है उसके दौरान, और कई जो एम्ब्रॉयनिक टिश्यूज़ होती हैं, जैसे क्या हो गया, गिल्स हो गया, फिन्स हो गया, टेल्स हो गया, तो इन सब का क्या हो जाता है, इन सब को क्या हो जाता है, ये सब डीजनरेशन हो जाता है, यानी इन सब का डाइजेशन हो जाता है। और डाइजेशन के बाद क्या होती है, ये सब कब होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान ही। और यह क्या होती है, जो अदर सेल्स होती हैं उनके द्वारा इनका यूटिलाइज कर दिया जाता है। उसी तरीके से हम देखेंगे क्या, कैथेप्सिन्स। कैथेप्सिन्स क्या है, जो लाइसोसोम होती है इनमें प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या करती है, जो टैडपोल होती है उसमें जो टेल होती है इनके डीजनरेशन को प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन में कि जो फेगोसाइट्स के लाइसोसोम होते हैं ये क्या करते हैं कि जो ह्यूमन
यूटेरस होता है। तो ह्यूमन यूटेरस में जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसके बाद, यानी चाइल्ड बर्थ के बाद यूटेरस में जो भी डेब्रीज होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स होती है, एंडोमेट्रियम्स के पार्ट्स होती हैं, इन सब का क्या होता है, डाइजेशन होता है। और जो यूटेरस है उसको अपने पूर्व जो शेप है, पूर्व आकार में लाने में कौन हेल्प करता है, लाइसोसोम ही हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो जर्म सेल्स होती हैं, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, इनमें भी लाइसोसोम हेल्प करते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि जो स्पर्म होती हैं, तो स्पर्म में क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम। और एक्रोसोम क्या है, एक स्पेशल लाइसोसोम होता है जो क्या करता है, जो एग की जो जोना पेलिसीडा है, और जो क्यूमुलस उफोरस सेल्स होती है, इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है कौन, एक्रोसोम। और एक्रोसोम में क्या होते हैं, विभिन्न एंजाइम्स होती हैं जिनकी सहायता से ये सेल्स क्या होती हैं, डाइजेस्ट होती हैं। तो ये इनके नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन डिसीज़ के बारे में। तो जो लाइसोसोम होता है वह विभिन्न प्रकार की जो डिसीज़ होती हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे, यह जो डिसऑर्डर होते हैं वो किसके कारण होते हैं, म्यूटेशन के कारण होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है कि लाइसोसोम में जो भी प्रेजेंट एंजाइम होती हैं, तो इस डिसऑर्डर के कारण कोई भी एक एंजाइम जो किसी भी सबस्ट्रेट को क्या करता है, डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यह एंजाइम क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा। तो इसके अफेक्ट होने से क्या होगा कि जो भी सब्सटेंसेस हैं जिनके लिए यह रिस्पॉन्सिबल है वो क्या होगा, उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा और उनका सेल के अंदर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। और इससे क्या होंगी, यानी उनका संचय होने लगेगा, उनका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या होगी, विभिन्न प्रकार की डिसीज़ होगी। तो इनमें बहुत ही सारे अलग अलग डिसीज़ होती हैं जो विभिन्न एंजाइम्स की कमी के कारण होते हैं। तो इसमें हम कुछ डिसीज़ के बारे में देखेंगे, जैसे क्या हो गया, कौन सा एंजाइम है, सेरामाइडेज। तो सेरामाइडेज एंजाइम क्या करता है, जो सेरामाइडेज एंजाइम की यदि कमी हो जाती है या इफेक्ट होता है तो क्या होगा, इसमें सेरामाइड जो सब्सटेंसेस है, सबस्ट्रेट है, इनका एक्यूमुलेशन होने लगता है। इससे क्या रोग होता है, फार्बर रोग होता है, फार्बर डिसीज़ होती है। उसी तरीके से है स्फिंगोमाइलिनेज। तो यह एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, स्फिंगोमाइलिसिन। और जो कोलेस्ट्रॉल होती है इनका क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा और इनसे क्या डिसीज़ होती है, नीमैन-पिक डिसीज़ होती है। उसी तरीके से है बीटा ग्लूकोसाइडेज। तो इससे क्या होगा, जो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड होती है इस सबस्ट्रेट का क्या होता है, एक्यूमुलेशन होगा और इनसे क्या डिसीज़ होती है, गौचर डिसीज़ होती है। तो इस तरीके से जो लाइसोसोम होता है वह विभिन्न प्रकार की ह्यूमन डिसीज़ के लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारे क्या हो गए इनके फंक्शंस के बारे में। तो जो लाइसोसोम है इनकी डिसीज़ के बारे में, और जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम है जो कौन कौन से सबस्ट्रेट को तोड़ने का काम करते हैं, तो इन सब के डिटेल में आपको नोट में मिल जाएगा। और जो नोट है उसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।